हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की नेक्स्ट क्लास में। देखिए हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था मृदा पीएच को प्रभावित करने वाले कारक। और मृदा पीएच को प्रभावित करने वाले 3 कारक अपन पढ़ लिए थे। पहला जो कारक पढ़ा था वो था पैतृक की प्रकृति या पैतृक पदार्थ क्या होता है। दूसरा जो कारण अपन पढ़ा था वो पढ़ा था अवक्षेपण या निक्षालन। और तीसरा पढ़ा था कार्बनिक पदार्थ की मात्रा व उनका विघटन। ठीक है ना। अब देखिए 3 कारण हो गए, 3 सारा लिखा हुआ है। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। देखिए हाँ जी, 3 पॉइंट हो गए थे अपना। आज अपन नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। मैंने आपको पहले कहा था कि मृदा की पीएच को प्रभावित करने वाले कारक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको साथ साथ याद कर लेना। अंदर की डिटेल तुम भर सकते हो, लेकिन इसके जो कारक है 7-8 जो भी पॉइंट्स है वो पॉइंट जरूर याद कर लेना। अब तक 3 कारक पढ़ चुके हैं। मृदा की पीएच को प्रभावित करने वाले कारक, मृदा की पीएच को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है ना। पहला जो कारक पढ़ा था वो था पैतृक पदार्थ। दूसरा जो कारक पढ़ा था वो था अवक्षेपण। और तीसरा जो कारक पढ़ा था अपन ने वो था कार्बनिक पदार्थों का विघटन। इसकी पूरी अड़ी होती है कार्बनिक पदार्थ की मात्रा व कार्बनिक पदार्थों का विघटन। ये 3 कारण हो चुके हैं। ठीक है ना। अब चौथा हेडिंग डालिए, नंबर 4। चौथा जो है देखो, ये है मूल वनस्पति। मूल वनस्पति यानी किसी मृदा क्षेत्र में मुख्य रूप से जो वनस्पति हो रही है वो कौन सी है, उस पे भी मृदा की पीएच क्या करती है, निर्भर करती है। जैसे घास फूस के मैदान है या जंगली घास है, जंगली क्षेत्र है, कहीं चौड़ी पत्तेदार जो वनस्पति है वो हो रही है, या कहीं शंकुआकार पौधे हैं, तो उनपे भी मृदा की पीएच क्या करती है, डिपेंड करती है। ठीक है ना। तो देखो मूल वनस्पति। ठीक है ना। तो देखिए लिखिए, किसी मृदा पर पाई जाने वाली मूल वनस्पति भी मृदा की पीएच को प्रभावित करती है। किसी मृदा पर पाई जाने वाली मूल वनस्पति भी मृदा की पीएच को प्रभावित करती है। अब कैसे प्रभावित करती है, इसके 2 एग्जांपल लिख लो। एग्जांपल नंबर 1। ठीक है ना। देखिए एग्जांपल नंबर 1। पहला देखो, एक वनस्पति है जंगली और दूसरी है घास फूस। तो ध्यान रखना, अगर कहीं जंगली वनस्पति पाई जाती है तो उस मृदा की पीएच क्या होगी, अम्लीय होगी। ठीक है ना। तो देखो पहली जंगली वनस्पति वाली मृदा घास फूस वाली मैदानी मृदा की तुलना में अधिक अम्लीय होती है। ये पहला एग्जाम्पल है कि जहाँ जंगली घास फूस वाली वनस्पति पाई जाती है ना, वो
जंगली वनस्पति पाई जाती है वो घास फूस वाली जो मैदानी मृदा होती है उसकी तुलना में क्या होती है, अधिक अम्लीय होती है। ठीक है ना, पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल, यानी इस मृदा की अम्लता जंगली वनस्पति के कारण हो रही है। जंगली वनस्पति जो है ना वो घास फूस वाले की तुलना में मृदा को ज्यादा अम्लीय बनाती है। आप ऐसे लिख सकते हो कि जंगली वनस्पति जो होती है वो घास फूस की तुलना में मृदा को अधिक अम्लीय बना देती है। ठीक है ना। और दूसरा, शंकुकार पौधों द्वारा मृदा को चौड़े पत्तेदार पौधों की तुलना में अधिक अम्लीय बना दिया जाता है। भी अगर कहीं शंकुदार पौधे हैं तो उनके द्वारा जो मृदा है वो चौड़े पत्तेदार पौधों की तुलना में क्या होगी, अधिक अम्लीय होगी। ठीक है ना। तो ये आप उतार लो फटाफट। चौथा पॉइंट, 3 पॉइंट तो अपने कल हो चुके थे, आज की क्लास में चौथा पॉइंट वो है मूल वनस्पति। क्या है, मूल वनस्पति। और 2 एग्जाम्पल लिखा दिए कि जो जंगली वनस्पति है वो घास फूस की तुलना में क्या होती है, मृदा को ज़्यादा अम्लीय बना देती है। और ऐसे शंकुदार जो पौधे हैं वो क्या होते हैं, चौड़े पत्तेदार जो पौधे हैं उनकी तुलना में क्या करते हैं, मृदा को ज़्यादा अम्लीय बना देते हैं, यानी पीएच को घटा देते हैं। हो गया, लिखो नेक्स्ट। चौथा हो गया। नंबर 5, चौथा पॉइंट छोड़ देते हैं। 5 में नंबर 5, मृदा की गहराई। मृदा की गहराई, देखो मृदा की गहराई, देखिए बेटा मृदा की गहराई की अगर बात की जाए तो जैसे जैसे आप मृदा में नीचे की ओर जाओगे, नीचे की ओर जाओगे तो हमेशा अम्लता बढ़ती है। अब यदि बहुत ज्यादा सिंचित क्षेत्र है या बहुत शुष्क क्षेत्र है तो अम्लता घटेगी, वरना हमेशा अम्लता क्या होती है, बढ़ती है। सिंचित क्षेत्र में तो अम्लता इसलिए घट जाती है क्योंकि निक्षालन के कारण क्या होता है, लवण नीचे की ओर बैठ जाते हैं, और बाकी जो शुष्क क्षेत्र है उसमें जो लवण होते हैं वो काफी नीचे पाए जाते हैं। ठीक है ना। तो हेडिंग डाल दो मृदा की गहराई। देखिए मृदा की गहराई, ठीक है ना। तो देखो लिख देता हूं, अधिक सिंचित व शुष्क, एकदम सूखा, इनको शुष्क क्षेत्र को छोड़कर ऊपर से नीचे जाने पर अम्लीयता का मान बढ़ता जाता है, अर्थात पीएच घटती जाती है। ठीक है ना। अधिक शुष्क व अधिक सिंचित क्षेत्र में
ऊपर से नीचे जाने पर लवणता बढ़ती है, अतः पीएच का मान भी बढ़ जाएगा। ये ध्यान रखना, ठीक है ना। यहाँ पीएच का मान बढ़ेगा। सामान्य परिस्थितियों में ये होता है और विशेष परिस्थितियों में क्या होता है, ये होता है। तो जैसे ही आप वर्ग में ऊपर से नीचे आओगे, ऊपर से वर्ग कहाँ से आ गया, हाँ, जैसे ही मृदा की गहराई में ऊपर से नीचे आओगे तो क्या होता है, ऊपर से नीचे आने पर अम्लीयता का मान बढ़ता है, यानी पीएच घटती है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा शुष्क क्षेत्र है तो, और बहुत ज़्यादा सिंचित क्षेत्र है तो उस स्थिति में ऊपर से नीचे आने पर लवणता बढ़ जाती है। और ध्यान रखना, लवणता बढ़ेगी तो क्षारीयता भी बढ़ेगी। लवणता बढ़ने पर कभी भी अम्लीयता नहीं बढ़ती है, लवणता बढ़ने पर क्षारीयता बढ़ती है। तो पीएच का मान भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो इसको भी उतार लो, ये 5 नंबर पॉइंट हो गया। जल्दी उतारो, फिर नेक्स्ट पॉइंट भी करना है। हो गया। नेक्स्ट नंबर 6। देखो, जैसे मूल वनस्पति प्रभावित करती है ना, वैसे ही हमारे द्वारा जो फसल काम में ली गई है वो भी क्या करती है, मृदा की पीएच को प्रभावित कर रही है। कि हम कौन सी फसल काम में ले रहे हैं। जैसे दलहनी फसलें काम में ले, यदि ज्यादा दाल और दलहनी फसलें काम में लेंगे ना तो मृदा की पीएच धीरे धीरे घट जाती है, वो अम्लीय हो जाती है। और घास फूस जो होता है ना, वो इतना ज्यादा इसको प्रभावित नहीं करता। तो लिखिए नंबर 6। नेक्स्ट सेकंड डालो। फसल की प्रकृति, फसल की प्रकृति या वनस्पति की प्रकृति, फसल की प्रकृति, ठीक है ना। अब देखो लिखिए, जिस प्रकार की फसलें मृदा में बोई जाती हैं वे भी मृदा की पीएच को प्रभावित करती है। जैसे दलहनी फसलों का अधिक उपयोग करने पर मृदा अम्लीय हो जाती है, अर्थात पीएच घट जाती है, ठीक है ना। हाँ, घास फूस द्वारा मृदा की पीएच में परिवर्तन नहीं किया जाता है। तो तुम यहाँ सोचोगे कि अभी तो ऊपर लिखा था कि घास फूस के कारण क्या होती है, कम पीएच, और घास फूस के कारण पीएच फर्क कम पड़ता है। और वो आपकी जो अपन ने इसमें पढ़ा था मूल वनस्पति में, जंगली वनस्पति पीएच को कम करती है। तो जंगली वनस्पतियां पीएच घटाती है लेकिन घास फूस नहीं घटाता, ठीक है ना। इसका मतलब घास फूस जो है ना, वो मृदा की पीएच में परिवर्तन नहीं करता। लेकिन दलहनी फसलें जो है ना, ये मृदा की पीएच को क्या कर देती है, कम कर देती है, इसे अम्लीय श्रेणी में ले आती है। तो आप जिस फसल को काम में ले रहे हो, इसीलिए हमेशा क्या कहा जाता है कि इस प्रकार से किया जाता है कि फसलें अल्टरनेट बोई जाती है। एक बार सामने की फसल आती है, एक बार हाड़ी की आती है, एक बार खाली छोड़ दिया जाता है, ताकि एक एक चीज अगर आप बोओगे तो पीछे जैसे गुमारी बोना स्टार्ट कर दिया था, बाजरे को बंद कर दिया था, उस स्थिति में क्या हुआ था, उर्वरता घट गई थी।
पीछे अपन लोगों ने हाड़ी की फसल चने बोने बंद कर दी। चने जो होता है ना वो क्या करता है, मृदा में खार की मात्रा बढ़ाता है, यानी लवणीयता या क्षारीयता बढ़ाता है। ये पीएच को कम करके उदासीन की ओर कम पीएच को बढ़ा के उदासीन की ओर लेके आ रहा है। तो इसीलिए वो क्रॉप साइकिल बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, एक एक फसलें काम में नहीं लेनी चाहिए, एक एक क्षेत्र में दलहनी फसलें नहीं बढ़नी चाहिए, क्योंकि ये पीएच को घटा देती है और बाद में यहाँ प्रोडक्शन बिल्कुल भी क्या होगा, कम होगा। तो ये होता है नेक्स्ट फसल की प्रकृति। इस फसल की प्रकृति के कारण ही क्रॉप साइकिल आएगा, ताकि फसलें बदल बदल कर बोई जाए और क्षेत्र को बीच में पड़त या खाली भी छोड़ना पड़ता है। उतार लो फटाफट। फिर नेक्स्ट नंबर 7 पॉइंट की बात करते हैं। 8-9 बिंदु है इसकी। नेक्स्ट देखो, फसल की प्रकृति होगी ना, नंबर 7। नंबर 7 उर्वरकों का उपयोग। उर्वरकों का उपयोग, देखिए उर्वरकों का ज्यादा उपयोग करोगे तो भी मृदा की पीएच प्रभावित होगी। और अधिकांश जो उर्वरक होते हैं वो नाइट्रोजन वाले होते हैं, और नाइट्रोजन वाले उर्वरक जो होते हैं वो हमेशा मृदा की पीएच को क्या करते हैं, कम करते हैं, अम्लीय बना देते हैं, ठीक है ना। तो देखो, लेकिन उर्वरकों का अधिक उपयोग मृदा की पीएच को प्रभावित करता है। यदि नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों को उपयोग में लिया जाए तो ये मृदा को अम्लीय बना देते हैं, ठीक है ना। तो अधिकांशतः उर्वरक जो होते हैं वो मृदा को क्या बनाते हैं, अम्लीय बनाते हैं। उदाहरण, उर्वरकों के उपयोग द्वारा भी मृदा कैसी बनाई जा सकती है, अम्लीय बनाई जा सकती है। हो गया उर्वरकों का उपयोग। उर्वरकों का उपयोग मृदा की पीएच को प्रभावित करता है। अधिकांश में नाइट्रोजन उर्वरक आते हैं, और नाइट्रोजन उर्वरक जो होते हैं वो हमेशा मृदा को क्या बनाते हैं, अम्लीय बनाते हैं, ठीक है ना। चलो इसके बाद नेक्स्ट नंबर 8 देखिए, 7 पॉइंट हो गए ना। इसके बाद 8 नेक्स्ट नंबर 8वां बिंदु है जलमग्नता, मतलब जल में डूबे रहना। ये ध्यान रखना, जलमग्नता जो होती है ना, ये मृदा की प्रकृति पर निर्भर करती है। अगर आपकी अम्लीय मृदा है तो अम्लीय मृदा की पीएच को तो ये क्या करेगी, बढ़ाएगी, और क्षारीय मृदा की पीएच को क्या करेगी, घटाएगी, ठीक है ना। अब कैसे होता है वो देखो, ये स्थिति है। देखो हमने ये मृदा ले ली, बहुत थोड़ी अम्लीय मृदा है, और ये जलमग्न है, जल में डूबा हुआ क्षेत्र है, यहाँ खूब सारा पानी भर गया, ये जलमग्न एरिया है। जलमग्न क्षेत्र है। अब देखो जी, अगर ये मृदा अम्लीय थी तो उस स्थिति में यहाँ भस्म आयन कम होंगे, और ये जल से भरा हुआ है,
तो ये क्या करता है कि देखिए, इधर से जल का धीरे धीरे आपको पता है निक्षालन तो होता है, नीचे आता है, लेकिन पहले से भस्म आयन ऑलरेडी कम है, भस्म आयन कम है, तो क्या होगा, नीचे से जो भास्मिक आयन आए हुए थे, नीचे की लेवल में खूब सारे आयन होते हैं, वो धीरे धीरे क्या होते हैं, ऊपर उठना स्टार्ट हो जाते हैं, ये पानी की हो जाते हैं, और ये धीरे धीरे, अगर यहाँ आयन नहीं है तो ऊपर आएंगे, अगर यहाँ आयन है तो ऊपर नहीं जाएंगे, ध्यान रखना। यदि अम्लीय थी मतलब ऊपर भस्म आयन कम थे, तो ये घुलने के लिए ऊपर जाते हैं, और ऊपर जाएंगे पानी में घुलने के लिए, तो उस स्थिति में क्या होगा, लवणों की मात्रा बढ़ गई, क्षारीयता बढ़ गई। अम्लीय मृदा थी तो जलमग्नता इसको क्षारीय कर देगी, और अगर यही मृदा क्षारीय होती तो निक्षालन ही निक्षालन होता, और उस स्थिति में मृदा क्या हो जाती, अम्लीय। तो ध्यान रखना, जलमग्नता हमेशा क्या करती है, मृदा के विपरीत काम करती है। ये अम्लीय मृदाओं की पीएच को बढ़ाती है और क्षारीय मृदाओं की पीएच को क्या करती है, घटाती है। तो हेडिंग डाल दो जलमग्नता, ठीक है ना। तो लिखो सामान्यतया, सामान्यतया जल में डूबे रहने के कारण अम्लीय मृदाओं की पीएच बढ़ जाती है तथा क्षारीय मृदाओं की पीएच घट जाती है। मतलब ऐसा नहीं है कि अम्लीय मृदा क्षारीय हो जाएगी, क्षारीय अम्लीय हो जाएगी, अम्लीय मृदा है तो भी उसकी पीएच बढ़ के उदासीन की ओर जाएगी, और क्षारीय मृदा की पीएच भी घट के किधर आएगी, उदासीन की ओर आएगी, ठीक है ना। तो अम्लीय मृदाओं की पीएच तो बढ़ जाती है और क्षारीय मृदाओं की पीएच घट जाती है, अर्थात यह मृदा को उदासीन करने का कार्य करती है, ठीक है ना। चलो ये उतार लो, ये बड़ा लास्ट बिंदु था आज का, जलमग्नता। इसके साथ ही अपने 8 बिंदु हो गए जो मृदा की पीएच को क्या करते हैं, प्रभावित। आप उतार लीजिए, मैं बता देता हूँ आपको 8 बिंदु कौन से हैं। पैतृक ऐसे भी लिखा जाता है, वैसे भी लिखा जाता है, 2 बार मैंने पहले वैसे लिखा था, वही पैतृक, ठीक है ना। पैतृक पदार्थ, अवक्षेपण, कार्बनिक पदार्थों का विघटन, मूल वनस्पति, फसलों की प्रकृति, जलमग्नता, मृदा की गहराई, और नंबर 8 क्या पढ़ा था अपन ने, उर्वरकों का उपयोग। तो ये सब चीजें हैं जो किसी मृदा की पीएच को प्रभावित करते हैं। मृदा पीएच को प्रभावित करने वाले कारक, मृदा पीएच को प्रभावित करने वाले कारक ये हैं, ठीक है।
इसके साथ ही अपनी आज की क्लास होती है खत्म। कल की जो क्लास है उसमें अपन पढ़ेंगे मृदा पीएच का महत्व या इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, कम होगी ज़्यादा होगी तो कौन सी पीएच किस चीज़ में कहाँ काम आती है, कि पीएच घटने पर वो ज़्यादा उपयोगी है या बढ़ने पर उपयोगी है या क्या होता है। ठीक है ना, तो चलिए जी आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। ओके बाय।